Hello everyone, welcome to Easy Engineering. I, Professor Khwaja Abul Faiz, welcomes you at this digital learning platform. आज के सेशन में हम लोग एनेलिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। एनेलिंग प्रोसेस ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का ही एक सब टाइप है। आज के सेशन में हम लोग एनेलिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और उनके प्रोसीजर्स भी स्टडी करेंगे। Before starting our today's session, let's have a look on content slide. सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि एनेलिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद हम लोग डिटेल में प्रोसीजर स्टडी करेंगे एनेलिंग प्रोसेस का कि किस तरह वो परफॉर्म की जाती है। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट 5 टाइप्स हैं एनेलिंग प्रोसेस के, उन्हें हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग उनके पर्पसेस और उनका प्रोसीजर डिटेल में स्टडी करेंगे। अदर देन दैट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल जहां आपको इंजीनियरिंग टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ पीपीटी के फॉर्म में इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री एमसीक्यू टाइप टेस्ट होती है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जाके उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका प्रिपरेशन और अच्छा होगा। So let's begin with objectives of annealing process. Very first is to soften the steel. स्टील को सॉफ्ट करने के लिए या फिर किसी हार्ड स्टील का हार्डनेस कम करने के लिए भी हम लोग एनेलिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सेकेंड वन इज टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील्स। ऑब्वियसली अगर स्टील सॉफ्ट होगा तो इजीली मशीन हो सकेगा, उसे उसकी मशीनिंग करना और इजी हो जाएगा। द थर्ड वन इज to relieve internal stresses induced by some previous treatment or heat treatment, like rolling, forging, extrusion and even cooling. मीन्स इसमें से हमने कोई भी अगर प्रोसेस पहले किया हुआ है, मतलब किसी पार्ट के ऊपर रोलिंग प्रोसेस किया हुआ है या फिर फोर्जिंग प्रोसेस किया हुआ है या फिर उसे एक्सट्रूजन प्रोसेस से गुजारा गया है, तो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगे। अब इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं ये हम लोग हमारे पिछले सेशंस में डिटेल में देख चुके हैं। तो इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव करने के लिए, उन्हें निकालने के लिए हम लोग एनलिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू रिमूव कोरनेस ऑफ ग्रेन्स। मीन्स ग्रेन स्ट्रक्चर जो है उसका जो खुरदुरापन एक दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम लोग रिमूव करने के लिए भी एनलिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। द लास्ट वन इज टू प्रोड्यूस अ कंप्लीटली स्टेबल स्ट्रक्चर। एक स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने के लिए भी एनलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनलिंग प्रोसेस। Here we will see the procedure of annealing process. Very first point is annealing treatment is applied to casting, forging, cold work sheet and wires. Means जनरली हम लोग एनेलिंग प्रोसेस जो है ऐसे कंपोनेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं जिन्हें कास्टिंग, फोर्जिंग या कोल्ड वर्क करके बनाया गया है, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। वेरी फर्स्ट स्टेप इज heating the steel to a certain predetermined temperature. Predetermined temperature means जैसे एनेलिंग प्रोसेस के 5 टाइप्स हैं, तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला टाइप परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस टाइप के अंदर जो भी हमें टेम्परेचर दिया हुआ होगा उस टेम्परेचर तक हमें मटेरियल को हीट करना होगा, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर मीन्स जो भी टाइप हम लोग फॉलो कर रहे हैं उस टाइप वाले टेम्परेचर तक मटेरियल को हीट करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोकिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर सफिशिएंट टाइम टू अलाउ नेसेसरी चेंजेस टू ऑकर। मीन्स जो भी टेम्परेचर तक हम लोग मटेरियल को गर्म कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए मटेरियल को होल्ड करना, जिससे कि माइक्रो स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो टोटल या फिर 100% मटेरियल के माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाएं, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस होने वाले हैं उन सारे चेंजेस को कंप्लीट होने तक हम लोगों को होल्ड करके रखना है मटेरियल उसी टेम्परेचर पे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कूलिंग एट प्रीडिटरमाइंड वेरी स्लो रेट। मतलब एनेलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग वेरी स्लो कूलिंग रेट यूज करते हैं। तो जो भी टाइप हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइप के अंदर जो भी सजेस्टेड कूलिंग रेट होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब हीटिंग भी करना है तो प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर और कूलिंग भी करना है तो प्री डिटरमाइंड स्लो रेट से, ठीक है। Here I have listed
some types of annealing process like full annealing, process annealing, isothermal annealing, spheroidized annealing and last one is homogenizing. इन सभी को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे. वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एनेलिंग प्रोसेस इज फुल एनेलिंग. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके पर्पसेस क्या हैं. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग एसेट्रा. मीन्स जनरली कोल्ड वर्किंग और वेल्डिंग करके जो इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए हम लोग फुल एनेलिंग परफॉर्म करते हैं. अब इंटरनल स्ट्रेसेस अगर रह जाएंगे मटेरियल के अंदर तो वो उसकी वर्किंग लाइफ, वर्किंग स्पैन कम हो जाएगा. ठीक है, वो जल्दी टूट सकता है, फेलियर हो सकता है. तो इसलिए हमें इंटरनल स्ट्रेसेस को निकालना होता है, उन्हें रिड्यूस करना होता है, जिसके लिए हम लोग फुल एनेलिंग परफॉर्म करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज टू रिड्यूस हार्डनेस एंड इंक्रीज डक्टिलिटी. ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग हार्डनेस रिड्यूस करेंगे तो मटेरियल सॉफ्ट और डक्टाइल होता जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग फुल एनेलिंग परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिफाइन द ग्रेन साइज. ठीक है, होमोजेनाइजिंग के लिए फिर रिफाइन करने के लिए भी हम लोग फुल एनेलिंग परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज द मशीनेबिलिटी. ऑब्वियसली यहाँ पे हार्डनेस कम हो रही है, इन डक्टिलिटी बढ़ रही है, फिर मटेरियल का सॉफ्टनेस बढ़ रहा है, तो मटेरियल की मशीनेबिलिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, टू इंक्रीज द मशीनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. लास्ट पॉइंट ऑफ पर्पस इज टू मेक द स्टील सुटेबल फॉर फर्दर हीट ट्रीटमेंट. मीन्स अगर हम लोगों को फुल एनेलिंग करने के बाद भी या फिर एनेलिंग प्रोसेस करने के बाद भी कोई और हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करना है तो उससे पहले भी हम लोग फुल एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो मटेरियल रेडी हो सके नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट को परफॉर्म करने के लिए या फिर सस्टेन करने के लिए. सो दीज आर सम पर्पसेस ऑफ फुल एनेलिंग. इन दिस स्लाइड वी विल सी द प्रोसेस ऑफ फुल एनेलिंग. कोई भी हीट ट्रीटमेंट अगर होगी तो उसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. वेरी फर्स्ट इज हीटिंग, सेकंड वन इज होल्डिंग एंड थर्ड वन इज कूलिंग. तो वही 3 स्टेप्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील is heated to 30 to 50 degree Celsius above the upper critical temperature and hypereutectoid steel is heated to 50 degree Celsius above lower critical temperature. मीन्स अगर हमारा स्टील हाइपोटेक्टाइड है यानी उसके अंदर 0.8% से कम कार्बन है तो उसे हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 30 या 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक हम लोग उसे हीट करेंगे. ठीक है, और अगर हमारे मटेरियल के अंदर 0.8% से ज़्यादा कार्बन है तो उसे हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक हीट करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हीटिंग वाला पॉइंट. इसे हम लोग और एक बार नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ग्राफ के अंदर स्टडी करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप इज होल्डिंग. ओके, स्टील इज सोक्ड एट एनेलिंग टेम्परेचर. ठीक है, सोकिंग टाइम डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ स्टील पार्ट. तो जो भी टेम्परेचर तक हम लोगों ने उसे गर्म किया हुआ है, आइदर इट में बी अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां तक भी हम लोगों ने मेटल को हीट किया हुआ है उसे हम लोग होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए. अब होल्डिंग टाइम डिपेंड करता है मटेरियल की थिकनेस पे. अगर मटेरियल ज़्यादा थिक है, ज़्यादा थिकनेस है मटेरियल का, तो उसे हम लोगों को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखना पड़ेगा उसी टेम्परेचर पे. और अगर मटेरियल का थिकनेस कम है तो कम टाइम के लिए भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं. अब ये होल्ड क्यों करना है? होल्ड करने से मटेरियल के अंदर होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो जाते हैं, प्रॉपरली होते हैं. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है देन दीज steel parts are slowly cooled at the rate of 20 to 40 degrees Celsius per hour and the cooling is carried out in furnace. मीन्स यहाँ पे हम लोग एनेलिंग प्रोसेस के अंदर वेरी स्लो कूलिंग रेट प्रेफर करते हैं. तो वेरी स्लो कूलिंग रेट हमें कहाँ पे ऑब्टेन होता है? फर्नेस के अंदर. और वो क्या होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर आवर कूल होना चाहिए मटेरियल. फॉर एग्जांपल हमारे मटेरियल का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो अगर उसे हम लोग फर्नेस के अंदर ही कूल कर रहे हैं तो 1 आवर के बाद उसका 80 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए. मतलब इतना स्लोली मटेरियल हमारा कूल होना चाहिए. मटेरियल स्लोली कूल होने से उसके अंदर होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन
और इजीली होंगे और ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। अब अगर एग्जाम के अंदर आप लोगों को एनालिंग प्रोसेस पूछता है तो आप लोगों को प्रोसेस और उसके जो पर्पसेस हैं वो सारे लिस्ट करना होंगे 4 मार्क्स के लिए, जो कि हमारे दोनों स्लाइड में कवर हो चुके हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे हीटिंग रेंज। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर मटेरियल हमारा 0.8% से कम कार्बन वाला मटेरियल है तो उसे हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अबव यानी यहाँ तक हीट करेंगे। ठीक है, ये जो फेंट वाला जोन दिख रहा है ये जोन है एनेलिंग जोन। ओके, तो अगर हमारा मटेरियल के अंदर 0.8% कार्बन से कम कार्बन है तो उसे हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वाली ये जो लाइन है इससे 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अबव यानी यहाँ तक हीट करेंगे। और अगर मटेरियल के अंदर 0.8% से ज़्यादा कार्बन है, ठीक है, तो उसे हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन इससे 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक यानी यहाँ तक हीट करेंगे। तो ये जो फेंट लाइन वाला जोन दिख रहा है ये है हमारा एनेलिंग हीटिंग जोन। तो इस जोन तक लाके हमें गर्म करना पड़ता है मटेरियल को और कुछ देर के लिए होल्ड करना होता है। ठीक है, here is second type of annealing process, that is process annealing. प्रोसेस एनेलिंग को सब क्रिटिकल एनेलिंग और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में इस नॉमेनक्लेचर के साथ आप लोगों को अगर पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्वेश्चन प्रोसेस एनेलिंग के बारे में ही है। तो उसे और क्या कहा जाता है, सब क्रिटिकल एनेलिंग या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो इसके पर्पसेस क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू सॉफ्टन द कंपोनेंट टू रिस्टोर दी डक्टिलिटी। ये तो कॉमन पॉइंट हो गया कि एनेलिंग हम लोग जनरली जब भी परफॉर्म करते हैं तो मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए या फिर डक्टाइल बनाने के लिए ही हम लोग जनरली एनेलिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन द कास्टिंग और बाय वेल्डिंग और प्रीवियस हीट ट्रीटमेंट। इन सभी की वजह से यानी कास्टिंग की वजह से अगर इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस हुए हैं मटेरियल के अंदर या फिर वेल्डिंग की वजह से इंटरनल स्ट्रेस आ गए या फिर प्रीवियस कोई हीट ट्रीटमेंट की वजह से मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस रह गए हैं तो उन्हें रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग प्रोसेस एनेलिंग परफॉर्म करते हैं। मींस लगभग ये दोनों पॉइंट सेम है, जैसा प्रीवियस हम लोगों ने फुल एनेलिंग स्टडी किया था उसी तरह ये भी सेम पॉइंट है। ओके, लेट्स सी द प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस एनेलिंग। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज steel is heated to a temperature from 600 to 650 degrees Celsius, holding at that temperature, then cooling in the air or furnace. मीन्स यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट एक ही पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, जहाँ पे बताया गया है कि हमें मटेरियल को 600 या फिर 650 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, उसकी वजह से होल्ड करना है। अब होल्डिंग टाइम डिपेंड करेगा मटेरियल की थिकनेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसे फर्नेस में या फिर एयर के अंदर कूल करना है या फिर वेरी स्लो कूलिंग रेट हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हीटिंग 600 या फिर 650 डिग्री सेल्सियस, देन होल्डिंग एंड देन कूलिंग इन एयर और फर्नेस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज by this process high degree of softening takes place ड्यू टू रिमूवल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम परलाइट। मीन्स अगर मटेरियल के अंदर स्ट्रेस रहा होगा तो वो निकल जाने की वजह से हमें हाई डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग ऑब्टेन होता है या फिर ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल हमें मिलता है। ठीक है, जो परलाइट जो फेस था, ठीक है, उसके अंदर से स्ट्रेस जैसे ही रिलीव हो जाएंगे निकल जाएंगे तो हमारा मटेरियल और ज्यादा सॉफ्ट लगेगा। ठीक है, next point is no phase changes takes place and the ferrite and perlite simply rearranges themselves to induce softening in materials. Means अगर हम लोगों को मटेरियल का फेज चेंज करना है यानी फराइड जोन से हमें ऑस्टेनाइट जोन के अंदर जाना है तो हमें 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करना होगा मटेरियल को। बट हम लोग यहाँ पे 650 तक ही हम लोग हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस या फिर फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस फराइड जो है वो रीअरेंज होगा परलाइट के साथ में और जिसकी वजह से हमें ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब ये फेस चेंज किस तरह से होता है हम लोग एक ग्राफ के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इस ग्राफ के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फेंट वाला एरिया है, दिस एरिया,
दिस इंडिकेट्स द प्रोसेस एनेलिंग जोन। यहाँ पे हम लोग 650 डिग्री सेल्सियस तक मटेरियल को हीट करते हैं और उसके बाद उसे एयर के अंदर या फिर फर्नेस के अंदर कूल कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को फेज चेंज करना है मटेरियल का, तो हमें जो 727 डिग्री सेल्सियस वाली क्रिटिकल टेम्परेचर की जो लाइन है उसे क्रॉस करना होता है, जैसे हम लोगों ने फुल एनेलिंग के अंदर किया था। ठीक है, तो वहां तक हमें नहीं जाना है। प्रोसेस एनेलिंग के अंदर हमें 650 डिग्री सेल्सियस तक ही मटेरियल को हीट करना है, फिर कुछ देर तक होल्ड करना है और उसके बाद एयर या फिर फर्नेस के अंदर इसे कूल करना है। अब हम लोगों ने जनरली देखा था कि पर्पसेस दोनों के सेम है, मींस फुल एनीलिंग के पर्पस भी सेम है कि हमें मटेरियल को सॉफ्ट बनाना है, मटेरियल के अंदर से इंटरनल स्ट्रेस को रिड्यूस कर देना है। ठीक है, और प्रोसेस एनीलिंग का भी प्रोसेस पर्पस हमने वही देखा था, वही दो पॉइंट थे। बट जनरली इसके अंदर क्या होता है कि अगर मटेरियल के अंदर कोई मतलब फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा फेज प्रेजेंट है, तो हमें इस टेम्परेचर तक जाके फेज चेंज कराना होता है। ऑस्टेनाइट जोन के अंदर आने के बाद में ये होमोजेनाइज होके मटेरियल, उसके बाद हम लोग इसे कूल करेंगे तो हमें एक होमोजेनाइज स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारे मटेरियल के अंदर सिर्फ इंटरनल स्ट्रेसेस प्रेजेंट है, किसी तरह की इरेगुलरिटी या फिर कोई दूसरा फेज प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग प्रोसेस एनालिंग कर सकते हैं। मींस अगर कोई दूसरा फेज लाइक मार्टेनसाइट या कोई और ज्यादा हार्ड फेज प्रेजेंट है, बेनाइट वगैरह फेज प्रेजेंट है, तो हमें इस टेम्परेचर तक जाके क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव हीट करके मटेरियल को कूल करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम लोग फुल एनेलिंग प्रेफर करेंगे। और अगर मटेरियल के अंदर सिर्फ स्ट्रेसेस है, तो उसे हम लोग प्रोसेस एनेलिंग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर इज थर्ड टाइप ऑफ एनेलिंग प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल एनेलिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर स्मॉल रोल्ड एंड फोर्ज्ड कंपोनेंट and not for large component. It is faster than full annealing and saves the much time. ठीक है, तो जनरली आइसोथर्मल एनेलिंग जो है, ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं रोलिंग या फिर फोर्जिंग करके बनाए हुए होते हैं, ऐसे कंपोनेंट के लिए ही हम लोग जनरली आइसोथर्मल एनेलिंग प्रेफर करते हैं। और ये एक टाइम सेविंग एनेलिंग प्रोसेस है, जिसे हम लोग फुल एनेलिंग के अल्टरनेटिव की तरह भी देखते हैं या फिर उसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन स्टेबल स्ट्रक्चर, टू सेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर हम लोगों को स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना है, ठीक है, या फिर स्ट्रेसेस भी रिलीव करने हैं मटेरियल के, तो भी हम लोग आइसोथर्मल एनेलिंग प्रेफर कर सकते हैं। सो हियर इज प्रोसीजर ऑफ आइसोथर्मल एनेलिंग, which consists: the procedure is similar to ordinary annealing, but it is first cooled rapidly in air or blast in furnace to temperature 600 to 700 degrees Celsius. Okay. The next point is the steel is held isothermally at this temperature for certain duration, then it is rapidly cooled in air. मीन्स यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इसका जो प्रोसेस है वो ऑर्डिनरी एनेलिंग की तरह ही होता है। मीन्स ऑर्डिनरी या फिर हम लोग उसे फुल एनेलिंग भी कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने फुल एनेलिंग के अंदर देखा था कि मटेरियल के अंदर अगर 0.8% से कम कार्बन है, तो उसे हम लोगों ने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो लाइन है उससे 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक हीट किया था। ओके, और उसके बाद उसे हम लोगों ने फर्नेस के अंदर कूल किया था। और अगर मटेरियल के अंदर 0.8% से ज्यादा कार्बन है, तो उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक हीट किया था, इस जोन तक। और उसके बाद हम लोगों ने इसे फर्नेस के अंदर रखकर ही स्लोली कूल किया था। ठीक है, तो इसकी भी हीटिंग रेंज सेम होगी कि अगर 0.8% से कम कार्बन है, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक हमें गर्म करना होगा। और अगर 0.8% से ज्यादा कार्बन है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है हमारा, तो उससे हम लोगों को इस जोन तक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक हीट करना होगा और होल्ड करना होगा। ठीक है, उसके बाद चेंज कहाँ होता है आइसोथर्मल एनेलिंग के अंदर, कि हम लोगों को इस टेम्परेचर से 700 डिग्री सेल्सियस तक, मीन्स इस टेम्परेचर लाइन तक हमें इसे रैपिड कूल करना है। ठीक है, रैपिडली कूलिंग करनी है। अब रैपिडली कूलिंग कैसे करेंगे? एयर से और ब्लास्ट से। ब्लास्ट मीन्स क्या होता है कि जिस फर्नेस के अंदर हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं, उसके अंदर ही हम लोग फोर्स्ड एयर सप्लाई करेंगे, यानी एक पंखे की हवा या फिर फोर्स वाली हवा हम लोग सप्लाई करेंगे, जिससे कि मटेरियल रैपिडली कूल होगा।
उसे हम लोग वो 600 या फिर 700 डिग्री सेल्सियस तक ही या फिर इस रेंज के अंदर ही गर्म करना है, सॉरी कूल करना है। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने हीट किया, होल्ड किया, और उसके बाद फैन से या फिर एयर के जरिए हम लोगों ने इसे रैपिडली कूल करके इस जोन तक लेके आ गए। ठीक है, इस जोन तक लेके आने के बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, द स्टील इज हेल्ड आइसोथर्मली एट दिस टेम्परेचर फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, देन इट इज रैपिडली कूल्ड इन एयर। मतलब यहाँ से रैपिडली कूल करके यहाँ पे लेके आए, और उसके बाद कुछ देर यहाँ पे होल्ड किया 700 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद इसे हम लोगों ने डायरेक्टली एयर के अंदर निकाल के स्लोली कूल कर दिया। तो ये था प्रोसीजर होमोजेनाइज, सॉरी आइसोथर्मल एनेलिंग का। ओके, क्या था, यहाँ तक हम लोगों ने इसे गर्म किया, हीट किया, ठीक है, होल्ड किया, उसके बाद रैपिडली कूल करके 700 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए, उसके बाद होल्ड किया, और उसके बाद एयर के अंदर निकाल के स्लोली कूल किया। ओके, here is fourth type of annealing process, that is spheroidized annealing. The process of producing structure of globular pearlite is known as spheroidizing or spheroidized annealing. मतलब जब भी हम लोग ग्लोबुलर परलाइट को ऑब्टेन करने के लिए एनेलिंग प्रोसेस करेंगे, उसे हम लोग स्पेरोडाइजिंग या स्पेरोडाइज एनेलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलर परलाइट फॉर्म अगर हमारा ऑब्टेन है मटेरियल का, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उसकी मशीनेबिलिटी ज़्यादा होगी, इजीली मशीन होगा, और उसकी हार्डनेस कम होगी। तो इस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए ही हम लोग ग्लोबुलर माइक्रोस्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अब स्पेरोडाइज एनेलिंग के पर्पसेस देख लेते हैं क्या है। वेरी फर्स्ट इज टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील। ऑब्वियसली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, तो मशीनेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि वो मटेरियल सॉफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस हार्डनेस। ओके, थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ क्रैकिंग ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग। ओके, कोल्ड वर्किंग करने के टाइम पे जो क्रैक होता है अक्सर मटेरियल, तो उसके चांसेस को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग स्पेरोडाइज एनेलिंग परफॉर्म करते हैं। अब देख लेते हैं कि स्पेरोडाइज एनेलिंग का प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है। दिस ऑपरेशन इज जनरली अप्लाइड टू हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। मीन्स स्पेरोडाइज एनेलिंग या फिर स्पेरोडाइजिंग जो प्रोसेस है, वो हम लोग जनरली ऐसे स्टील के ऊपर ही परफॉर्म कर सकते हैं जिसके अंदर कार्बन परसेंटेज 0.8% से ज़्यादा है। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.8% से कम है, तो उसके ऊपर हम लोग स्पेरोडाइज एनेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, उसकी मशीनेबिलिटी भी अच्छी खासी होगी। लेकिन अगर मटेरियल के अंदर 0.8% से ज़्यादा कार्बन है, तो उसके ऊपर ही हम लोग जनरली स्पेरोडाइज एनेलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रोसीजर क्या है। Steel is heated just above the lower critical temperature, that is 740 degrees Celsius to 770 डिग्री सेल्सियस। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो लाइन है 727 डिग्री सेल्सियस की, उसके थोड़ा ऊपर तक हम लोग इसे हीट करेंगे, यानी 740 से 770 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, हेल्ड फॉर रिक्वायर्ड टाइम एंड कूल्ड वेरी स्लोली अप टू 600 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेस। ओके, अब 740 या 770 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद कुछ देर तक हम लोग उसे होल्ड करेंगे, मटेरियल को उसी टेम्परेचर पे होल्ड करेंगे। अब होल्डिंग टाइम डिपेंड करता है मटेरियल की थिकनेस पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज है कि कूल्ड वेरी स्लोली अप टू 600 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेस। तो 740 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होने तक हम लोग उसे फर्नेस के अंदर ही रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे एयर के अंदर कूल करेंगे। फर्दर कूलिंग इज कंडक्टेड इन एयर। मींस 740 तक हीट किया, होल्ड किया, उसके बाद फर्नेस के अंदर ही छोड़ दिया उसे 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने तक, मतलब कूलिंग होने तक। और उसके बाद हम लोगों ने फर्दर कूलिंग जो है नॉर्मल टेम्परेचर तक आने के लिए हम लोगों ने उसे एयर के अंदर रख लिया, जहाँ पे हमारा कूलिंग रेट वेरी होगा 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मतलब 1 घंटे के अंदर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, कूल होना चाहिए हमारा पार्ट। ठीक है, तो ये था प्रोसेस स्पेरोडाइज स्पेरोडाइज एनेलिंग का। स्पेरोडाइज एनेलिंग का प्रोसेस एक बार हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं
कि जनरली इसमें होता क्या है कि हम लोग हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील जो है, ठीक है, जिसके अंदर 0.8% से ज़्यादा कार्बन है, उसे हम लोग 740 से 770 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्नेस के अंदर ही हम लोग इसे कूल करते हैं वेरी स्लो कूलिंग रेट पे 600 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस की लाइन है। तो इस लाइन में, इस जोन में आने तक हम लोग इसे फर्नेस में ही रखेंगे। उसके बाद जो फर्दर कूलिंग होगी वो एयर के अंदर होगी, जिसका कूलिंग रेट होगा 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ओके, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए। दैट इज फर्स्ट 740 तक हीट किया, उसके बाद फर्नेस के अंदर 600 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया, और उसके बाद फर्दर कूलिंग एयर के अंदर हुई, और उसके बाद मटेरियल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। Now here is fifth and very last type of annealing process, that is homogenizing. It is also known as diffusion annealing. तो अगर आपको एग्जाम के अंदर डिफ्यूजन एनलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, वो होमोजेनाइजिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसके पर्पसेस क्या है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू रिमूव नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कास्टिंग, दिस इज कॉज्ड बाय कोरिंग। तो अगर कोई कास्टिंग का प्रोडक्ट है, उसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्मिटी है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग होमोजेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्मिटी होती क्या है या फिर कहाँ से आती है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो कोरिंग फेनोमेना की वजह से होती है। अब देखते हैं कोरिंग फेनोमेना किसे कहते हैं, फिर कोरिंग क्या है। Coring means variation in composition from center to surface of grain। अगर हम लोग ग्रेन या फिर ग्रेन स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सेंटर से जो एंड पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज चेंज नजर आ रहे हैं, लाइक सेंटर के अंदर डक्टिलिटी या फिर सॉफ्टनेस ज़्यादा है और आउटर सरफेस के ऊपर हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज अगर हम लोग चेंज फील कर रहे हैं या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग होमोजेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो ऑब्वियसली जब हमारा मटेरियल यूनिफॉर्म हो जाएगा, टोटली होमोजेनाइज हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा ही। अब देख लेते हैं कि होमोजेनाइजिंग का प्रोसीजर क्या है। द स्टील इज हीटेड एज रैपिडली एज पॉसिबल अप टू 1150 डिग्री सेल्सियस एंड इज हेल्ड at this temperature for sufficient time so that diffusion takes place। तो इसे हम लोग रैपिडली 1150 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 1150 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसे हीट करते हैं, और उसके बाद कुछ देर के लिए इसे हम लोग होल्ड करते हैं, जिससे कि डिफ्यूजन प्रोसेस पूरा हो सके। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा कि मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी, जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी वो निकल जाएगी मटेरियल की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज देन कूल्ड इन 6 to 8 hours टू अ टेम्परेचर ऑफ 800 to 850 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हीट करने के बाद 1150 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद हम लोग इसे फर्नेस के अंदर ही कूल करेंगे या फिर किसी बॉक्स के अंदर रख के कूल करेंगे, जहाँ का कूलिंग रेट होगा 50 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मिनिमम कूलिंग रेट हमारा ये होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर वो 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। एंड देन फर्दर फर्दर कूल्ड इन एयर। और उसके बाद जब हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाएगा उस वर्क पीस का या उस मटेरियल का, तो उसे हम लोग एयर कूलिंग के अंदर लेके आएंगे या फिर नॉर्मल एयर के अंदर हम लोग उसे लेके आएंगे, और नॉर्मल टेम्परेचर तक आने के अंदर हम लोग उसे एयर के अंदर छोड़ देंगे जब तक कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए, ठीक है। आफ्टर होमोजेनाइजिंग द फुल एनेलिंग इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर। होमोजेनाइजिंग करने के बाद हमें फुल एनेलिंग करना होती है, जिससे कि हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो और रिफाइन हो जाए और सॉफ्ट हो जाए हमारा मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर था होमोजेनाइजिंग का, जिसके अंदर हम लोगों ने मटेरियल 1150 डिग्री सेल्सियस तक रैपिडली हीट किया था, फिर कुछ देर तक वहीं पे होल्ड किया जब तक कि डिफ्यूजन ना हो जाए, ओके। उसके बाद हम लोगों ने उसे फर्नेस के अंदर या फिर किसी बॉक्स के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस पर आवर इस रेट से कूल किया, और तब तक कूल किया जब तक कि उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। और उसके बाद जो कूलिंग की वो हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर की,
जब तक कि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो ये हमारा टोटल प्रोसीजर था होमोजेनाइजिंग या फिर डिफ्यूजन एनेलिंग का। और उसके बाद होमोजेनाइजिंग करने के बाद हमें फुल एनेलिंग करना होती है, क्योंकि जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो रिफाइन हो जाए और हमारा मटेरियल और सॉफ्ट बने। ओके, सो हियर वी विल एंड आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि एनेलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, किस तरह से उसे परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें परफॉर्म करना होता है। उसके अलावा हम लोगों ने एनेलिंग प्रोसेस के 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दैट आर फुल एनेलिंग, प्रोसेस एनेलिंग, आइसोथर्मल एनेलिंग, स्फेरोडाइज एनेलिंग एंड होमोजेनाइजिंग, ये सारे टाइप्स को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। अब इसके ऊपर एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसे पर्पस और प्रोसेस इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपके मार्क्स आपको आउट ऑफ मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी को कोई भी क्यूरी हो, कोई पॉइंट नहीं समझा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।